वैसे तो उस घर में नीतीश को रहते हुए 15 साल से ज़्यादा हो चुके थे। इसी घर में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिर इसी घर में उन्होंने अपना बिजनेस भी शुरू किया जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा था। इसी घर में शादी हुई, बच्चे हुए। लेकिन आज तक उन्हें घर में इतनी मनहूसियत महसूस नहीं हो रही थी। क्या आज शाम का वो वाक्य जिसको देखकर इनका दिल दहल चुका था, वो इसकी वजह थी या फिर कुछ और परेशानी थी? लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनका शिकार होने वाला है। और ये कोई शिकार जानवर नहीं करेगा, ये शिकार ऐसे प्रेतों का समूह करेगा जिसके बारे में कभी इन्होंने सोचा तक नहीं होगा। क्या है किस्सा? शुरू करते हैं आज का किस्सा, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और साथ के साथ कमेंट में अपना जरूर फीडबैक दीजिए कि कैसे लगा आपको आज के किस्से। शुरू करते हैं किस्सा आज का। नीतीश, जैसा मैंने कहा कि तकरीबन पिछले 15 साल से अपने इस घर में रह रहे थे, जिस घर में अब रहना दुश्वार होने वाला था। कारण क्या था? नीतीश एक अपना बिजनेस चला रहे थे जिसमें इंटीरियर डेकोरेशन का कुछ काम होता है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि इनके पास वर्कर्स होने के बावजूद कभी कभी ये खुद भी अपने कस्टमर के घर जाते थे। जैसे कई बार वर्कर अवेलेबल ना होना, काम काफ़ी इनका बड़ा था, लेकिन ये इस चीज़ में कभी भी इतराते नहीं थे। और ख़ास तौर पर जब कुछ ज़्यादा बड़ी डील होती थी, ज़्यादा काम होता था, फिर तो ये खुद ही जाना पसंद करते थे। अब इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। इनके घर में जैसे मैंने कहा कि इनके माता पिता थे और पत्नी, बच्चे थे। एक छोटा भाई था, लेकिन अब उसकी भी शादी हो चुकी थी। उसकी वजह से घर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था और तकरीबन इनके घर से कुछ 2 किलोमीटर आगे उसने घर बनाया था। धीरे धीरे जिंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन फिर आती है वो शाम जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था इनकी ज़िंदगी में। अब पहले जैसा कुछ भी रहने नहीं वाला था। इनके ऑफिस में एक कॉल आती है। एक लेडी थी जो कहती है कि ऐसे ऐसे शहर के आउटस्कर्ट्स में उनका एक बंगलो है, और काफ़ी बड़ा बंगलो है, और तकरीबन तकरीबन सारे बंगलों में इन्होंने इंटीरियर का काम कराना है। अब आप एक बार आके सारा नाप ले जाइए, सब कुछ कीजिए और उसके बाद हमें एक बजट बता दीजिए। ये अपने लड़के भेजते हैं। लड़के सारा जो भी नाप वगैरह लेते हैं, सारे उनको डिज़ाइन दिखाते हैं, और कुछ सम दिनों बाद तकरीबन डिज़ाइन वगैरह जब फाइनलाइज हो जाते हैं तो फिर एक बजट का टाइम आता है कि भाई आपका इतना खर्चा आएगा। ये बात करने के लिए ये चाहते थे कि ये खुद पार्टी से मिले। उसका कारण था कि जैसे मैंने कहा कि एक एलीट फैमिली थी, और शायद जो इनको पता लगा था कि जो वो लेडी है वो शायद अकेली ही रहती है उस इतने बड़े बंगलों में। अब ये फ़ोन करते हैं उस लेडी को और पूछते हैं, जी ऐसे ऐसे हमने जो डिज़ाइंस आपने चूज़ किए थे तो उसको लेकर हमने डिस्कस करने हैं। हमने कुछ 3-4 वेरिएंट्स बनाए हैं कि अगर ये डिज़ाइन नहीं तो ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन। सबका अलग अलग बजट है नेचुरली, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे इन पर्सन बात करूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। अब वो लेडी शायद यही चाहती थी। वो खुद कहती है, हाँ मैं तो खुद चाहती हूँ, आप अकेले आना प्लीज़। उनको बात काफ़ी अजीब लगती है। शायद कईयों का स्वभाव होता है कि भाई कुछ प्रिवेसी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। बात पैसे की होने वाली थी और ये डील लाखों में होने वाली थी। तो हो ही जाता है कि एक बुजुर्ग महिला, तकरीबन होगी उसकी कोई उम्र 75 वर्ष के आसपास, घर में इतने बड़े बंगलों में अकेली रहती है, और इनकेस अगर कोई दूसरा पर्सन को ये महसूस हो कि इसके पास पैसा है तो सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। ये समझते हैं इनकी प्राइवेसी को और कह देते हैं कि ठीक है मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मुझे आप टाइम बता दीजिए। ये कहती है कि शाम को 7 बजे आना है, और एग्जैक्ट 7 बजे। मैं 7 बजकर 1 मिनट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनको काफ़ी बात अटपटी लगती है, लेकिन समझते हैं कि ठीक है भाई, डिसिप्लिन है। तो ये 7 बजे से पहले ही उसके घर के बिल्कुल बाहर जाकर गाड़ी लगा लेते हैं, तकरीबन कुछ 10 मिनट पहले, ताकि बिल्कुल जब 6 बजकर 59 मिनट के आसपास हो गए तो ये जा धमकेंगे। और जैसे ही 6 बजकर 58-59 मिनट होते हैं तो ये घर के पास जाते हैं, बेल करते हैं। ये एक बार बेल करते हैं, घड़ी देखते हैं, घड़ी पे 6:59 हो चुके थे। कोई बात नहीं, आ जाएंगी मैडम, बुजुर्ग हैं, धीरे धीरे चल कर आएंगी। 7 बज जाते हैं, 7 बजे फिर से बेल करते हैं। अब इनको परेशानी भी होने लगते हैं कि भाई अगर मैं, इन्होंने लेट भी दरवाज़ा खोला और मेरे ही गले पड़ गई कि भाई आप ही लेट आए हो, तो 1 मिनट होता है, 2 मिनट होता है, 3 मिनट होता है, हर हर 1 मिनट बाद ये बेल कर रहे थे। और एक अजीब बात हो रही थी।
इनको कुछ आवाज सुनाई दे रही थी अंदर से, जैसे कुछ एक नहीं कुछ ज्यादा लोग एक ही सुर में कुछ बके जा रहे हैं। बके मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ना प्लीजेंट चांटिंग नहीं थी, बड़ी ही अजीब सी, जैसे कुछ बहुत ही अग्रेसिवली गलत तरीके से बात कर रहा होता है, लेकिन एक बड़ी ही लो फ्रिक्वेंसी में। अब इनको कुछ अजीब लगता है और ये सोचते हैं कि मैं मैडम को एक बार फ़ोन तो करता हूँ, लेकिन फिर अचानक से ऐसा उनको महसूस होता है कि ये दरवाज़ा जो है बिल्कुल हल्का सा ओपन हो जाता है। अब जब ये दरवाज़ा हल्का सा ओपन होता है तो ये दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं। उसके बाद जब ये नज़ारा देखते हैं अंदर का, तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये देखते हैं कि कुछ बड़े ही अजीब से दिखने वाले चीज़ें, जिनको शायद अगर इंसान ना ही कहें तो अच्छा है, झुंड बनाकर एक दूसरे के आपस में गोल से झुंड बनाकर बैठे हुए थे। और वही जो बातें यानी जो चैंटिंग सुनाई दे रही थी, वही इनकी तरफ से आ रही थी। और वो जो बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र इनके हिसाब से कुछ 75 या 80 बरस के आसपास होगी, वो बहुत तेज तेज उनके आसपास घूमे जा रही थी। बहुत तेज, मतलब किसी शायद बच्चे के लिए भी, बिल्कुल एक्टिव बच्चे के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं होगा कि इतनी तेज घूमे जितनी वो बुजुर्ग महिला घूम रही थी। अब इनको नेचुरली बात है, मामला कुछ सही नहीं लगता। जैसे ही मुड़ने लगते हैं, वो अचानक से बूढ़ी औरत इनकी तरफ देखती, और वो जो प्रेत या कुछ भी झुंड बनाकर बैठे हुए थे, वो भी सब इनकी तरफ घूमकर देखते हैं, और देखते देखते हवा में गायब हो जाते हैं। और वो बूढ़ी हंसना शुरू हो जाती है, बहुत ऊंची ऊंची हंसना शुरू हो जाती है, और ये घबरा कर जल्दी से बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और ऑफिस आ जाते हैं। अब जो ये नज़ारा देख चुके थे, ये उसको डाइजेस्ट कर नहीं पा रहे थे कि भाई क्या ये सीन है, मैं मतलब कि क्या विश्वास करूं, क्योंकि एक खास बात इनमें और थी कि ये बिल्कुल एथियस्ट थे, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे। ना ही घर में कोई फोटो, ना ही घर में किसी तरीके का कोई, ऑफिस में जैसे छोटा मंदिर बनाते हैं ऐसे ही घर में भी कुछ नहीं था। यही नहीं बल्कि इनके सारे का सारा परिवार बिल्कुल एथियस्ट था। इसलिए जो पॉजिटिव को नहीं मानता तो फिर वो नेगेटिव पर ऐसे इतनी जल्दी कैसे विश्वास करेगा। लेकिन अपने आंखों द्वारा देखी हुई चीज ये कैसे झुठला सकते थे। इनका गला सूख रहा था, डर के मारे इनका हाल बुरा हुआ था। ऑफिस का कुछ स्टाफ, सीनियर स्टाफ था जो, वो भी इनकी तरफ देख रहा था कि सर कुछ हुआ है क्या, क्या क्या दिक्कत हुई है कुछ। अब मैं ऑफिस बोल रहा हूँ, सोच रहे होंगे इनका बिजनेस, मैंने कहा कि काफ़ी एक्सपैंड था बिजनेस, और ये इनके सक्सेसफुल होने की वजह भी यही थी कि ये अपना, ऐसे नहीं था कि भाई ये बैठे रहेंगे चेयर पर, तो इसलिए ऐसे एलीट कस्टमर्स के पास तो एटलीस्ट जाते थे। खैर ये पसीने से तरबतर थे और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही सब अपना काम करो। और ये फिर घर चले जाते हैं। अब घर में इनका क्या था कि जो इनकी फैमिली थी, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था कि ये कहीं घूमने के लिए जाएंगे, और इन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा, काम का बहुत बोझ है मुझ पर अभी फ़िलहाल, और सीज़न चल रहा है, तो मैं अभी किसी भी तरीके का कुछ भी प्लान नहीं कर सकता, तुम जा सकते हो। ये कोई इनका 10 दिन का प्रोग्राम था, और इन्होंने फिर अपना प्रोग्राम एज इट इज़ जारी रखा। और अगले दिन जो भी इनका परिवार था सारा, यानी कि इनकी पत्नी, उनके बच्चे और इनके माँ बाप, ये चले जाते हैं। अब ये घर में अकेले थे। सुबह के दिन ये थोड़ा सा तरोताज़ा महसूस कर रहे थे कल के वाक़ये को देखकर। इनका कल का दिन तो और रात अच्छी नहीं गुजरी थी, लेकिन जो आज का दिन था कुछ भूलने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये अपने ऑफिस जाते हैं, पहले से मूड ठीक था। फिर इनका ये हमेशा का टास्क होता था कि ये फॉलो अप लेते थे कि क्या क्या लीड है, उस पर क्या क्या काम चल रहा है, खासतौर पे जो बड़े बल्क या बड़ी डील्स होती थी उस पर। अब जब वो उस बूढ़ी औरत का नाम आता है, तो फिर से इनको वही दृश्य सामने आ जाता है। ये कुछ सोच में पड़ जाते हैं। जो इनकी टीम है वो कहती है सर क्या हुआ, तो ये हड़बड़ा के अच्छा सच कल यार वो हो नहीं सकी थी इनसे बात। मैं इनके घर पे गया था, नॉक करके आ गया, लेकिन शायद उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। एक बार तुम खुद फॉलो कर लेना, और अगर घर पे बुलाने को कहेगी तो अकेले घर पे नहीं जाना, कम से कम 2 दिन जाने घर पे जाएंगे। अगर कहेंगे नहीं अकेले आना तो मना कर देना, कोई बात। जो उस डील के सामने अमाउंट लिखी हुई थी ना, वो कोई छोटी अमाउंट नहीं थी। जब ये इनका स्टाफ देखता है और ये सोचता है कि इतनी बड़ी अमाउंट को इतना इस तरीके से इग्नोर करते हमने कभी देखा नहीं है सर को,
ये सर से फिर रीअश्योरेंस लेते हैं कि सर आप सच कह रहे हैं। तो कहते हैं हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं सर, एक्चुअली बड़ी डील है। तो कहता है यार, बड़ी होगी तो क्या हुआ? मैंने कहा है ना, ऐसे थोड़ी होता है कि हम किसी के घर जाएं और वो दरवाज़ा ना खोले। ये सोचते हैं कि हाँ, ये भी बात ठीक है, असूलियत है कुछ। अब कुछ समय बाद उसका फॉलोअप आता है कि सर हम फ़ोन कर रहे हैं लेकिन वो फ़ोन पिक नहीं कर रही। ये कहते हैं ठीक है, एक दो दिन बाद फिर से कॉल करना, और अगर दोबारा से कोई रिस्पॉन्स ना आए, क्लोज कर देना। अब ये फिर हैरान होते हैं स्टाफ इनका कि भाई ऐसे नहीं छोड़ते सर, इतनी बड़ी डील को इसको क्यों छोड़ रहे हैं। खैर, अब कर भी क्या सकते थे, जब मालिक इतना ध्यान नहीं देंगे तो क्या ही स्टाफ करेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो इनका घर बड़ा ही नॉर्मल घर था, चाहे ये परमात्मा पर यकीन नहीं करते थे लेकिन कुछ ऐसा गलत भी नहीं करते थे, किसी का नुकसान पहुंचाना यानी कि नेगेटिव वर्क नहीं कुछ करते थे, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। कभी भी ईश्वर को इस बात से नहीं होता कि कोई मुझे माने या ना माने, जो कर्म अच्छे होते हैं वही कर ले, वही परमात्मा को मानना होता है। खैर, अब ये घर आते हैं, अकेले घर में थे। जब ये घर आते हैं ना, आज के शाम का जो घर था इनको बड़ा ही अजीब महसूस हो रहा था। आप सोच सकते हैं कि आज ये घर पर अकेले हैं। जब आते हैं बच्चे, बच्चे के छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए बाहर आते हैं अपने पिता से मिलने, अपने माँ बाप को देखकर खुश होना, पत्नी को देखकर खुश होना। शायद इस वजह से कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ अजीब सी तरीके की मनहूसियत। दरवाज़ा खोलते ही इनको ऐसी स्मेल आती है जैसे कोई मांस सड़ रहा होता है। हालांकि ये बिल्कुल वेजिटेरियन थे, यानी कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि कुछ मीट वगैरह बाहर रह गया और उसकी बदबू आने लग पड़ी हो या डस्टबिन में पड़ा हो। ये सोचते हैं कि भाई पता नहीं, शायद चूहा वगैरह मर गया होगा। सारे घर में रूम फ्रेशनर छिड़कते हैं जिसकी वजह से कुछ फ़र्क तो पड़ता है। अब ना ये फ्रोज़न फूड निकालते हैं और गर्म करने लगते हैं ओवन में, और जैसे ही गर्म करते हैं इनको ऐसा महसूस होता है कि कोई पीछे से इनके गुजरा है। ये अचानक से घूम के पीछे देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं था। इनको लगता है कि शायद मेरा वहम होगा या फिर कुछ हो सकता है कि कोई बाहर से, यानी पीछे खिड़की थी, कोई चीज़ गुजरी हो और उसका मुझे ऐसा महसूस हुआ हो कि कुछ यहाँ से ऐसा गुजरा है। लेकिन ये इनका वहम था, क्योंकि गुजरा तो था सच में। और क्या गुजरा था, क्योंकि ये कुछ लेकर आए थे उस दिन। इनको लग रहा था कि ये वहाँ से भाग गए लेकिन ऐसा था नहीं, ये कुछ लेकर तो आए थे। अब ये खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद कुछ देर तक टीवी देखते हैं और उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं। जब सोने की तैयारी कर रहे थे तो इनको ऐसा महसूस होता है कि जो चांटिंग इन्होंने वहां पर सुनी थी, कुछ इस तरीके की ही बकबक टाइप की कुछ चीज इनको अपने आसपास महसूस हो रही थी। अजीब सा लग रहा था, कुछ घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन ये फिर से इस बात को दरकिनार करते हैं और दोबारा सोने की कोशिश करते हैं। खैर, अब ये जो इनकी रात है बड़ी परेशानी में गुजरती है, नींद बार बार टूटती है। कभी भी इनको नींद की समस्या आई नहीं थी। आज पहली बार था शायद कि इनकी नींद बार बार टूट रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके समय निकलता है, सुबह उठते हैं और अपने ऑफिस जाते हैं। आज फिर से एक बार ये कहते हैं कि लास्ट टाइम उस लेडी के घर फ़ोन करो और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता लीड क्लोज कर दो। अब जब फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन पिक नहीं होता और ये कहते हैं लीड क्लोज कर दो। लेकिन शाम को जाने से पहले पहले उनको एक खबर मिलती है, क्योंकि जो पर्सन इनको फ़ोन कर रहा था उस लेडी को, उसी के नंबर पर एक फ़ोन आता है और पूछा जाता है कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। ये सारा वेरवा देते हैं और फिर पूछते हैं कि सर एक्चुअली मैडम कहाँ पर है। तो पता लगता है कि वो जो कॉल है वो किसी पुलिस ऑफिसर की कॉल थी और जो लेडी थी वो जा चुकी थी। आज सुबह उसकी मौत हुई थी और शायद कोई काम वाली वगैरह आई होगी और जब उसने देखा होगा कि मैडम ऐसे फेंट होकर पड़ी हुई हैं ज़मीन पर, तो फिर उनको कॉल किया। तो पुलिस को जब उन्होंने आके देखा तो डेड हो चुकी थी। ये बात इनको जब पता लगती है ये हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डर भी इनके मन में आता है। रीश्योर करते हैं कि आज ही वो हुई उसकी मौत। तो कहते हैं हाँ हाँ आज ही। फिर थोड़ी सी इनको तसल्ली आती है, क्योंकि 2 दिन पहले ये भागे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तभी मौत हुई हो और मैं फंस जाऊं। खैर, इनको दुख भी लगता है लेकिन कुछ अजीब सा भी महसूस होता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। अब फिर से ये अपने घर आते हैं और घर आके अब थोड़ा सा सिलसिला शुरू होता है।
ये लॉबी में बैठ के आप टीवी देख रहे थे। पहले इनके रूम में एक दिन पहले जब ये टीवी देख रहे थे, इनको थोड़ा सा महसूस हो रहा था, लॉबी में बैठ के टीवी देख रहे थे। अब इनको ये महसूस हो रहा था कि आसपास बहुत से लोग बैठकर टीवी देख रहे हैं और कोई चीज है जो जानवर जैसी चीज है, जैसे जानवर जैसे भाग रही है, इनके आसपास घूम रही है। जैसे ही घूम के देखते हैं इनको महसूस होता है, लेकिन कोई होता नहीं है। ये डर चुके थे, ये बेहद डर चुके थे। अब क्या होता है कि इन बिटवीन इनके भाई का फोन आता है, वैसे हालचाल पूछने करने के, भैया सब ठीक है, कोई ज़रूरत हो तो बताओ। अब जब वो ना बात कर रहे थे तो इनका छोटा भाई बोलता है कि भैया आपके पीछे कौन बोल रहा है?" ये कहते हैं कि कोई नहीं भाई, मैं ही बोल रहा हूँ, टीवी में मैंने म्यूट किया हुआ है। कहते हैं नहीं नहीं भैया, मुझे ऐसे कोई आवाज़ आ रही है, कुछ ना बड़ा ही घुरा घुरा के बोल रहा है। मतलब सोचते कि यार ऐसा कुछ नहीं है। डर तो ये चुके थे, मतलब नेगेटिव पर भी यकीन नहीं करते थे, लेकिन एक डर तो समा चुका था इनके दिल में। और ये ना अचानक से बात करते करते इनके कमरे से बहुत तेज आवाज आती है। इतनी तेज आवाज थी कि कुछ गिरा हो जैसे। ये कहते रुक रुक भाई, ये जल्दी से भागते हुए देखते हैं, लेकिन कमरे में तो कोई सुई तक नहीं गिरी थी। अभी ये अपने भाई को कहते हैं कुछ नहीं यार, मुझे आवाज बहुत आई थी कमरे में, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन खैर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, कई बार वहम हो जाता है। लेकिन वो भाई कहता है भैया मुझे भी बहुत 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 सी तेज सी आवाज आई है, वहम कैसे हो सकता है। खैर ये सोचते हैं कि भाई हमें क्या लेना देना, कोई बात नहीं। रात के समय में जब ये सो रहे थे ना, तो ये क्या देखते हैं कि अचानक जब इनकी जाग खुलती है, इनकी अलमीरा पर कोई जानवर के जैसे बैठा हुआ है और इनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये डर के जल्दी से अपने भाई को फ़ोन करते हैं कि तू जल्दी से घर पे आ, हमारे घर में कुछ कुछ है। तो इनका भाई जल्दी से भागा भागा कुछ ही समय में आ जाता है। कहता क्या हुआ? कहते यार मेरे कमरे में ना मुझे लगा कोई है, अलमीरा पर ना कोई जानवर जैसी चीज़ बैठी है। तो ये कहते हैं कि जानवर तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता भाई। कहते यही तो मैं कह रहा हूँ। अब इनका भाई थोड़ा सा था तो दिलेर, लेकिन फिर भी वो थोड़ा डरते डरते कमरे के अंदर जाता है। और जैसे ही अब वो अलमीरा खोलता है ना, पहले तो ऊपर तो कुछ नजर नहीं आता, अलमीरा खोलता है, ऐसा लगता है कि उसके पाँव को नीचे ऐसे किसी ने पकड़ा है और उसकी जो गर्दन है उसको ऐसे पकड़ के अलमीरा से टकराता है, टक्कर लगाता है। जैसे ही ठक्की आवाज आती है, वो जैसे तैसे करके फिर भागा भागा बाहर आता है। कहता भैया कुछ है यहाँ पे। कहते क्या मतलब? मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने पकड़ा पाँव से और मेरे सर जो है पटका सीधा अलमीरा के साथ। ये जल्दी से लॉबी में आके बैठते हैं और अब इनका जो, यानी कि ये नितिशा खुद ही डिस्कस करने लग पड़ते हैं कि यार रात के सोते समय ना ऐसे मुझे महसूस होता है जैसे मेरा पाँव पकड़कर कोई खींच रहा है। तो ये भी उसी समय कहता है कि पाँव जैसे मेरा पकड़ा था। देखते हैं वहां पर पाँव के, मतलब किसी के पंजों के निशान थे इसके भाई के पाँव पे। अब जब वो निशान देखते हैं, जैसे ही नीतीश देखते हैं, सेम वही निशान इनके पाँव पर भी थे, टांग पर। अब ये दोनों डर चुके थे, लेकिन नीतीश किसी तरीके के खुद को समझाते हुए कहते हैं नहीं नहीं यार कुछ और होगा, तो ऐसे कर, तू भाई तू घर जा। ये कहते नहीं नहीं भाई मैं घर नहीं जाऊंगा, अगर आज जाऊंगा तो आपको साथ लेके जाऊंगा। कहते नहीं 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 भाई मैं ये घर पे रुकूंगा, अपने घर में किस चीज़ का। तो नीतीश के भाई कहते हैं चलो मैं आज रात यहीं पे रुकता हूँ। खैर ये उस कमरे में नहीं सोते और रात को वहीं पर रुकते हैं। सुबह हो जाती है, सुबह इनका भाई घर चले जाता है, ये अपने ऑफिस में जाते हैं, लेकिन परेशानी तो इनको होती है कि भाई ये सब कुछ हो कैसे रहा है। आज रात इस बात का खुलासा होने वाला था। अब ये रात के समय में सो रहे थे, फिर से इनको कुछ ऐसी चैंटिंग की आवाज आती है कि जैसे कोई अजीब से तरीके से बकबकाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही इनकी आंख खुलती है, इनके आसपास जैसे मानो कितने ही राक्षस खड़े थे, कितने ही प्रेत खड़े थे। इससे पहले ये कुछ कह पाते, कुछ बोल पाते, वो सारे के सारे प्रेत इन पर टूट पड़ते हैं। कोई इनकी बाजू उखाड़ रहा था, कोई इनकी गर्दन को खींचने की कोशिश कर रहा था, ये दर्द के मारे चिल्लाए जा रहे थे। कोई इनकी टांगों को सीधा खींचने की कोशिश कर रहा था, उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, यानी कि इनके मांस का, यानी कि इनके शरीर के एक एक हिस्से का मांस नोचने की कोशिश कर रहा था। ये मौत के अघोष में जा चुके थे। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त पाते हैं। क्या वो सपना था? नहीं नहीं, सपना नहीं था, क्योंकि सारे शरीर में बिल्कुल हल्की हल्की दर्द तो इनके हो रही थी। तो फिर सपने में इतनी ज्यादा रियलिटी कैसे हो सकती है? ये परेशान हो चुके थे और अब ये फिर ऑफिस जाते हैं, सारे दिन परेशान रहते हैं। और आज शाम को इनके छोटे भाई और उनकी वाइफ आती है।
हालचाल पूछने। और ये लॉबी में बैठकर टीवी देख रहे थे। जिस ओर ये बैठकर टीवी देख रहे थे, इनको ऐसे महसूस होता है कि पीछे से ना कोई बार बार गुजर रहा है। अब जब कोई आपके साथ बैठा हो और वो भी टीवी देख रहा हो, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो सामने वाले भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब इनकी जो ब्रदर की वाइफ थी, पूछती है भैया क्या हुआ? तो कहते हैं यार मुझे ना कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ना वो पीछे कमरे से कोई घूम रहा है बार बार। तो इनके भाई बोलते हैं कि नहीं नहीं भैया, आपको वहम होगा। कहते तू बैठे रहा, देखते हैं। अब वो बैठता है, उसको भी ऐसा महसूस होता है। कुछ समय बाद उसकी वाइफ बैठती है, उसको भी सेम चीज महसूस होती है। वो दोनों अब डर चुके थे। वो कहते हैं कि भैया ऐसे कीजिए, आप ना किसी पंडित जी को, किसी को दिखाइए। तो वो हंसने लगते हैं, अरे हम पंडितों की तरफ कहाँ पे जाने लग पड़े, कैसी बात कर रही हो? क्योंकि जो इनकी भाई की वाइफ थी ना, वो थोड़ा सा थी मतलब धार्मिक। इनमें से तो सारे ही नास्तिक थे, लेकिन वो थोड़ी सी धार्मिक थी। वो कहते नहीं नहीं भैया, फिर भी दिखाना चाहिए मुझे ना कुछ। आज देखो मैं घर में आती रहती हूँ, लेकिन आज घर में जब मैं आई हूँ और मुझे ना बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है इस घर में। जैसे ना कुछ हमारे तीनों के अलावा यहाँ पर कोई और भी है, और मुझे बड़ी गंदी सी प्रेजेंस फील हो रही है, थोड़ी थोड़ी बदबू भी आ रही है। मैं डरते डरते आपको बोल नहीं रही थी कि आप बुरा ना मान जाए, लेकिन कुछ तो है। अब ये कहते हैं कि ऐसा मेरे हिसाब से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ये पंडित वगैरह को बुलाने वाला काम मुझे मत कहना। खैर रात के समय में वो वापस चले जाते हैं। जो कल रात को इनके साथ हुआ था, शायद इन्होंने ये सोचकर जाने दिया था कि सपना होगा, और सपनों का क्या होता है, कई बार अच्छे आते हैं, कई बार बुरे, कई बार बहुत बुरे। लेकिन शायद ये सिलसिला अब शुरू हो चुका था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनको सपना लगता था आज फिर वो प्रेत इनका शिकार कर रहे थे। ऐसे ही उनके शरीर के एक एक हिस्से को नोच रहे थे, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। दर्द इनको पूरा हो रहा था। लेकिन जब अगले दिन सुबह उठे तो फिर वही। ऐसे ही एक दो दिन इनके वैसे खाली जाते हैं, एक ज़्यादा दिन फिर ऐसा होता है। फिर इनका परिवार आ जाता है। अब इनके परिवार को जब कुछ कुछ महसूस होने लग पड़ता है, हालांकि जो इनके साथ इंटेंस होता था, ऐसा इनके परिवार के साथ तो नहीं होता था, लेकिन स्मेल आना, कुछ चीज़ों का अचानक से गिर जाना, अपने आप कुछ आसपास महसूस होना, ये चीज़ें तो हो रही थी। अब जब इनके शरीर में दर्द ज़्यादा रहने लग पड़ी, तो इन्होंने अपनी पत्नी से बात की कि मुझे ऐसा ऐसा महसूस होता है। और अब इनकी पत्नी भी समहाउ इस बात के लिए प्रेशराइज कर रही थी कि जो छोटी मतलब कह रही है, उसको छोटी बोलते थे बेसिकली, तो वो मान जाओ। कहते हैं भाई हम तो मानते नहीं इन चीज़ों को, तो तुम कैसे कह सकते हो पंडित को बुलाओ। खैर इनकी बात, इनकी पत्नी की बात नहीं मानी जाती। एक बार क्या होता है कि इनकी पत्नी इनको बड़े गुस्से से देख रही थी। ये सुबह उठते हैं और ये पत्नी बड़े गुस्से से देख रही थी, और कहती है कि आज हम पंडित जी को बुलाएंगे। तो ये कहते हैं कि नहीं बुलाऊंगा। क्या हुआ? कहती है कि बहुत कुछ हो गया। अब इनको लगता है कि बहुत कुछ हो गया मतलब क्या बहुत कुछ हो गया? आप कहते हो कि रात को मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ पता नहीं राक्षसों जैसी चीजें हैं जो मुझे नोच नोच के खाने की कोशिश करती हैं, और ये महज एक सपना है। कहते हैं हाँ एक सपना है, दर्द होता है, लेकिन पता नहीं ये कुछ फिनोमेना होगा साइंटिफिक। तो उनकी पत्नी कहती है कि ये सपना नहीं है। नीतीश कहते हैं तुम कैसे इतने विश्वास से कह सकती हो? वो इशारा करती है नीचे की तरफ, बिस्तर की तरफ। जैसे ही ये चद्दर देखते हैं, वो सारी चद्दर खून से रंगी हुई थी, और इनके शरीर पर हल्के हल्के कट थे। ये इनको शायद ये पहले सोचकर इग्नोर कर रहे थे कि मुझे दर्द तो होती है, लेकिन वो कट जो थे वहां से खून बहा था रात को। यानी कि जो इनको पहले सपना महसूस हो रहा था, वो रियलिटी बदलने वाला था, रियलिटी में बदलने वाला था। ये भी डर जाते हैं, लेकिन ये फिर भी कहते नहीं। ये कहते नहीं, मैं नहीं, किसी भी पंडित को नहीं दिखाऊंगा। अब कुछ दिन ऐसे बीतते हैं। इनको थोड़ा सा रिलीफ होता है, यानी कि वो चीज़ें तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद फिर से वही होता है। और इस बार इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। फिर बिस्तर खून से सारा सन था। शायद अब इनको बात माननी पड़नी थी, क्योंकि इनके माता पिता भी प्रेशराइज करने लगे थे। देन पंडित जी आते हैं। पंडित जी आके सारा मुआयना करते हैं, और बड़े तेज हंसते हुए कहते हैं, नहीं मानता, भगवान को तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये थोड़ा सा बिगड़ जाते हैं कि हाँ पंडित जी मैं भी नहीं मानता, ये सब इनके कहने की वजह से मतलब आपको लेकर आए हैं, और आप मेरी बात सुनिए। ये भी नहीं मानते। ये तो मेरी हालत देखकर कहते हैं कि बस बुला लेना चाहिए,
तो पंडित जी और ऊंची ऊंची हंसते हुए कहते हैं, अच्छा, किसी को तूने बताया कि ये तेरे साथ कब से हो रहा है? अब जो घर वाले थे वो भी एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, हाँ ये तो बताया नहीं, बस ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है। तो ये फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। तो पंडित जी कहते हैं कि अगर मैं तुझे ये बता दूं कि तेरे साथ कैसे शुरू हुआ, तो अब ये थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। क्यों? जो उनके साथ हुआ था, जब से ये किस्सा शुरू हुआ, इन्होंने ये वाक्य किसी किसी को नहीं बताया था। अब ये कहते हैं कि हाँ पंडित जी बताओ। पंडित जी कहते हैं, तू पूरे 6:58 पर उसके घर के पास गया, तूने एक बेल नॉक की, 6:59 पर तूने फिर बेल बजाई, 7 बजे फिर बेल बजाई, एक एक मिनट बाद तू बेल बजाता रहा, है ना? अब इनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी कि ये इनको कैसे पता। वो आंखें बंद किए थे पंडित जी, और वो बस बोले जा रहे थे, बता ऐसे ही था, गुस्से में कहते हैं। हाँ 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 हाँ, पंडित जी ऐसे ही था। फिर तू देखता है कि दरवाजा थोड़ा सा खुलता है, तो अंदर जाता है, देखता है कि वहां पर एक झुंड बैठा हुआ था, कुछ अजीब से तरीके से वो चीजों को बोले जा रहा था, और वो बुढ़िया वो उनके आसपास तेज तेज घूम रही थी। ऐसा ही था ना, बोल। ये डर के मारे कहते हाँ 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 ऐसे ही था। अब ध्यान से देख, जो ये हबशी दरिंदे तेरा हर रोज ये हाल करते हैं, क्या ये वही तो नहीं थे? झुंड में लगते हैं ना वही। तो इन ये बड़े ध्यान से देखना शुरू करते हैं, गौर करना शुरू करते हैं। हाँ पंडित जी, अरे पागल, वो सभी के सभी तेरे पीछे लग चुके हैं। वो ताउम्र उस बुढ़िया का शिकार करते रहे, और वो बुढ़िया इसी फिराक में थी, और वो इसी चीज का हल भी ढूंढ रही थी कि कब मेरा इससे छुटकारा हो। उसको रास्ता मिल गया था, उसने छुटकारा पा लिया, तुझे उसने शिकार बनाया, अब वो तेरा शिकार कर रहे हैं। तुझे लगता है कि सपने में सब कुछ होता है, लेकिन धीरे धीरे तेरा हाल बुरा करते जाएंगे, और जिस दिन तूने उसका तोड़ निकाल दिया, वो तुझसे छूट तो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद तेरी मौत भी होगी, ठीक जैसे ही उस बुढ़िया की भी हुई। अब इनके हाथ पांव कांप रहे थे, क्योंकि जो ये सब कुछ बता चुके थे पंडित जी, एक एक चीज, इनमें से एक छोटी सी चीज भी इन्होंने किसी को बताई तक नहीं थी, तो पंडित जी को कैसे पता? अब इनके हाथ जुट जाते हैं, ये ऊंची ऊंची रोने लग पड़ते हैं और कहते हैं, पंडित जी मुझे बचाओ, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, कैसे 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 इनसे बचा जा सकता है? अब ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंडित जी कहेंगे घर में मंदिर बनाओ, फोटो में लगाओ, धूप आरती किया करो। नहीं, कुछ नहीं पंडित जी ने कहा। पंडित जी कहते हैं कि ये सब भगवान को रिझाने का एक जरिया तो हो सकते हैं, लेकिन इससे भगवान रिझ ही जाते हैं, या सिर्फ यही एक जरिया है, ऐसा कुछ नहीं। तुम नहीं मानते परमात्मा को, मत मानो, कोई नहीं कहता मानने के लिए, उनको कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन हाँ, एक चीज पे विश्वास रखना, ये तुम्हारा एक आत्मविश्वास ही है जो तुम्हें इससे बचाएगा, जो तुम अभी करते आ रहे हो। क्योंकि पंडित जी भी जैसे इतना कुछ जानते थे, उनको ये भी पता था कि कभी इन्होंने गलत काम नहीं किया था, ये अपने कमिटमेंट के बड़े पक्के थे, ईमानदार थे। तो इन्होंने कहा कि बस उसी चीज में और अपने आप को इंडल्ज करो, लोगों का साथ देना शुरू करो, और दान पुण्य करो। दान पुण्य धार्मिक नहीं होता, इसको धर्म से मत जोड़िए, इस ये एक अच्छाई होती है खुद की, और ये चीजों से तुम इससे बच सकते हो। लेकिन एक चीज है कि अब तुम्हें इसका दंश सारी उम्र झेलना पड़ेगा। ये बड़े खास तरीके के प्रेत होते हैं, ये तकरीबन तकरीबन इंसान का सपनों में शिकार करके अपना भोग लेते हैं, और इंसान को शारीरिक तौर पर समस्या आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब ये इंसान का पीछा छोड़ते हैं, या फिर कोई इंसान इनसे अपना पीछा छुड़ाता है, तो इंसान की मृत्यु निश्चित है। अब ये तुम पर है कि तुम अपने आत्मविश्वास से इनका कितना सामना करोगे। जितना तुम इनका सामना करोगे, ये भी उतना ही तुमसे डरेंगे। एक लेवल पर आकर ये तुम्हें नजर तो आएंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तब समझना कि ये तुम्हारे साथ रहेंगे भी, तुम्हारा शिकार भी नहीं कर पाएंगे, मौत तक तो रहेंगे। जब तुम्हारी मौत हो जाएगी, उसके बाद ये छोड़ देंगे, छोड़ेंगे तब तो।
इन्होंने पंडित जी की बातों पर विश्वास किया और शुरू शुरू में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा और सोशल वर्क करना शुरू किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे इनका कंट्रोल होना शुरू हुआ उन प्रेतों पर। जब वो प्रेत इन पर टूट पड़ते थे, ये भी पूरी जान से उनका सामना करते थे। अब वो भी प्रेत धीरे धीरे, जो ये खून इनका निकलता था वो निकलना बंद हो चुका था। और वो प्रेत जो थे, जो इनके दिमाग के साथ खेलते थे, जो इनके डर के साथ खेलते थे, अब वो कम हो चुके थे। इन द मीन टाइम ऐसा नहीं था कि डर से इनकी आस्था परमात्मा में होनी भी शुरू हुई। फिर इन्होंने धीरे धीरे ग्रंथ पढ़ना शुरू किए। ग्रंथों में से भी इनको बड़ा बल मिला कि कैसे ऐसी शक्तियों का सामना किया जा सकता है। फिर उन्होंने नाम जपना शुरू किया, बजरंग बली जी का, भोलेनाथ का। धीरे धीरे आज इनका कहना है कि वो बस सपने में आते हैं और हमें बड़े घूर घूर के देखते हैं, लेकिन मेरा कुछ कर नहीं पाते। और मैं उनकी तरफ देखकर हंसता हूँ, क्योंकि अब उनको भोग भी नहीं मिल रहा और वो मुझसे बंधे भी हुए हैं। वो मुझको छोड़ भी नहीं पाएंगे जब तक मैं मरूंगा नहीं। लेकिन मैं उनसे छुटकारा दो वजह से नहीं पाऊंगा, या पाना चाहता नहीं हूं। एक, कि अगर छुटकारा पाने की कोशिश की तो मैं भी मरूंगा। दूसरा, छुटकारा तो पा लूंगा, हो सकता है कि किसी ना किसी तरीके से बच भी जाऊं, लेकिन वो प्रेत किसी और को अपना शिकार बनाएंगे और शायद वो उनसे मुकाबला ना कर पाए। मैं करता हूं उनसे मुकाबला। मैंने उन पर विजय हासिल कर ली है, इसलिए वो प्रेत अब मेरे गुलाम तो नहीं है, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये किस्सा था नीतीश का, बेहद ही अजीब, बेहद ही खतरनाक, और पहली बार कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष तौर पर किसी ने इतने प्रेतों का सामना किया है। उम्मीद है ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ के साथ ही अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और अब हम शुरू करते हैं अगला किस्सा। हिम्मत सिंह महाराष्ट्र के गांव के रहने वाले हैं, या रहने वाले थे स्पेसिफिकली उस गांव के, क्योंकि जमीन वगैरह तो इनके पास काफ़ी थी। और एक धड़ा था बाहुबलियों का, जिनकी इनके साथ वहां पर लड़ाई होगी। वैसे तो ये भी बहुत दबंग टाइप के आदमी है, लेकिन अपने परिवार को देखते हुए कि कहीं परिवार को किसी तरीके का नुकसान ना हो, तो ये अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर किसी दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। ये बात आज की नहीं, काफ़ी समय पहले की है। अब ये जब दूसरे गांव में शिफ्ट होते हैं, वहाँ पर भी एक अच्छी खासी ज़मीन खरीदते हैं और खेती बाड़ी करने शुरू कर देते हैं। जब इन्होंने ज़मीन खरीदी थी ना, तब जितनी इनकी हैसियत थी उस हिसाब से उन्होंने ज़मीन खरीदी थी। और तकरीबन 2 खेत छोड़कर एक बहुत बड़ा ज़मीन का हिस्सा था जो वीरान पड़ा था। अब जब ये खेती बाड़ी करते थे, धीरे धीरे इन्होंने फिर अपने आप को इस्टेब्लिश किया, अच्छा खासा फिर पैसा हुआ, तो इनका वो ज़मीन खरीदने का मन हुआ। लेकिन इनको हैरानी इस बात की होती थी कि अच्छी लोकेशन होने के बावजूद कोई ज़मीन को खरीद क्यों नहीं रहा। अब यही चीज़ इनको खलती थी कि भाई ज़मीन भी अच्छी है, कोई खेती भी नहीं करता। आसपास के लोगों से पूछने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी उसका स्पष्ट उत्तर दे नहीं सका। खैर, इन्होंने, जो इनका मालिक वगैरह है वो यहाँ पर तब गांव में रहता नहीं था, मालिक वगैरह का पता लगाया और उनसे कहा कि भैया मैं ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। और जब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मन ही मन में सोचा होगा, क्योंकि शायद उन्होंने अपने गले से, कहते हैं पंजाबी में कहते हैं गले तो लाई, यानी बस छुटकारा अपने आप को दिलाना था उस ज़मीन से। लेकिन ये ज़मीन अब गले पड़ने वाली थी हिम्मत सिंह के, क्योंकि ज़मीन में कुछ तो था। इसलिए तो ना ज़मीन पर खेती होती थी और शायद ना ही ज़मीन बिक पा रही थी। लेकिन जब हिम्मत सिंह ने उस ज़मीन को खरीदा, उस ज़मीन पर खेती बाड़ी करना शुरू किया, लेकिन बड़ी ही हैरानीजनक तौर पर उस ज़मीन पर किसी भी तरीके की कोई खेती फल नहीं पाती थी। अगर कुछ भी वहाँ पर बीजते, कुछ देर तो अच्छा होता, पनीरी उगती, धीरे धीरे फलना फूलना शुरू करते, लेकिन एक पॉइंट पर आकर मुरझा जाते। ये बात इनको बड़ी अजीब लगती थी, क्योंकि अगर मौसम की मार हो तो कुछ ही दूर इनके खेत भी थे, आसपास के खेत भी थे, सब पर होनी चाहिए थी। कीड़ों की मार हो, किसी भी XYZ किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, तो साथ की ज़मीनों पर भी तो होना चाहिए था। ज़मीन का एक बिल्कुल पास का हिस्सा जो किसी का खेत था, वहां पर हरी भरी बिल्कुल खेत थी, और बिल्कुल इस ज़मीन पर फिर से बंजर। ऐसा भी नहीं था कि किसी तरीके का कोई कर रहा होगा, दुश्मनी निभा रहा होगा। अगर ऐसा होता तो इनके दूसरे खेतों पे तो भी निभाता, सिर्फ इसी जमीन पर क्यों होता था। अब ये सब कुछ जब चल रहा था, तो धीरे धीरे ना सिर्फ इनकी जो उस जगह की फसल खराब होती थी, इनके शरीर पर भी इस चीज़ का फर्क पड़ना शुरू हो गया। इनका शरीर अब
डाउन होता जा रहा था, इनको बीमारियां लगनी शुरू हो चुकी थी जो आज तक कभी इनको नहीं हुई। अब ना सिर्फ इनके साथ ऐसा हो रहा था बल्कि इनके परिवार के साथ भी ऐसा होने लग पड़ा। धीरे धीरे सेहत इनकी डाउन होने लग पड़ी, समझ किसी को नहीं आ रहा था। हाँ, एक बात तो थी, जब इन्होंने ज़मीन ली थी उसके बाद से सब कुछ होना शुरू हुआ। शायद इस चीज़ का इनको पता काफ़ी देर बाद लगा। अब इनको फाइनेंशियल लॉसेस भी होने शुरू हो चुके थे और कुल मिला के हालत बुरी थी। फिर जब इन्होंने किसी से सलाह की, किसी पंडित जी से सलाह, तांत्रिक से सलाह की, तो फिर उन्होंने जब इस ज़मीन पर आकर थोड़ा बहुत अध्ययन किया, साधना की, तो उन्होंने कहा कि किसी ज़माने में इस ज़मीन पर एक कब्रिस्तान था। मतलब आज का नहीं। जब ये एरा चल रहा था राजे रजवाड़ों का और ये मुगलों वगैरह का एरा चल रहा था, तो हुआ क्या था कि इस ज़मीन के आसपास कहीं जंग हुई होगी, छोटी-मोटी जंग हुई होगी और उनके सैनिकों को यहीं पर दबा दिया गया था, जो मरे थे जंग में, और उनकी कब्रें थी मतलब। बाद में फिर एक पॉइंट पर आकर उनकी कब्रों को यहाँ से रिप्लेस कर दिया होगा, लेकिन कहते हैं कि आज भी उनके जो प्रेत हैं यहीं पर भटकते हैं और वो ना ज़मीन को फलने फूलने देते हैं और जिसकी ज़मीन है उसको भी नहीं फलने फूलने देते। अब जब हिम्मत सिंह को इस चीज़ का पता लगता है तो भाई वो तो शॉक्ड हो जाते हैं। शॉक्ड इस चीज़ के लिए नहीं होते कि उनका नुकसान हुआ, जितनी उन्होंने ज़मीन ली थी वो इतनी महंगी, मतलब उनके हिसाब से अब मान लीजिए उनके पास करोड़ रुपया हो तो उन्होंने सिर्फ 1 लाख की ज़मीन ली थी, इतना था रेशो। तो फिर वो विचार विमर्श करते हैं अपने परिवार से, अब इसको खरीदेगा कौन? पंडित जी ने कहा था कि भाई ये काम तो अब किसी को बेचोगे तभी आपसे पाला छूटेगा। फिर उन्होंने कहा कि कोई और रास्ता, तो पंडित जी ने कहा कोई और रास्ता तो है नहीं। अब सारा जो परिवार है वो करता है, सलाह मशवरा करता है, लेकिन निष्कर्ष नहीं पहुंच पाते। फिर इनके दिमाग में एक चीज़ आती है। ये पंडित जी को कहते हैं कि पंडित जी, इस संसार में या सारे ब्रह्मांड में या जितने भी ब्रह्मांड होंगे सबसे शक्तिशाली कौन है? तो पंडित जी इसके कहते हैं, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, सबसे शक्तिशाली तो भोले बाबा है, भगवान शिव है, तो उनको तो कुछ नहीं होता ना। पंडित जी कहते हैं क्या आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तो फिर कहते हैं कि ऐसा करते हैं, ये जो जमीन है भोले बाबा के नाम कर देते हैं और उनकी जाने वो जाने उनको क्या कुछ हो सकता है। पंडित जी हंसने लग पड़ते हैं, कहते हैं हाँ ये तरीका ठीक है। दूसरे शब्दों में वो जमीन दान कर दी जाती है और ये संकल्प लेते हैं कि अब हमारे परिवार का इस जमीन के साथ किसी भी तरीके का कोई भी वास्ता नहीं है और उस जमीन पर ये एक मंदिर की स्थापना कर देते हैं, छोटा सा आश्रम स्थापित कर देते हैं और किसी संत को, जो जैसे होते हैं फकीर होते हैं ना संत जैसे, जो बस चलते फिरते रहते हैं, उनसे विनती करके उनको सारा सच बता के कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर उसके बाद विराजमान होना चाहते हैं तो हो जाइए। फिर उसके बाद वो हो जाते हैं विराजमान। तब से लेकर आज तक वो संत बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने पालना की, किसी भी तरीके की उनको कोई समस्या नहीं आई और सब कुछ ठीक चल रहा है। हिम्मत सिंह की फिर जो प्रतिष्ठा में वृद्धि होना शुरू हुई, पैसे में वृद्धि होना शुरू हुई और काफ़ी अच्छा खासा उनका काम चल रहा है और मंदिर किसी ज़माने में जो उनकी ज़मीन थी अब वहाँ पर बना हुआ है। अब भोले बाबा के नाम ज़मीन कर दी है तो ये नहीं कि भोले बाबा चाहते होंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि उनके सामने किस शक्ति का जोर चलता है। सो उम्मीद है कि ये छोटा सा किस्सा भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा भी एक है कि भाई जिस जगह के बारे में कुछ अफवाहें हो तो उस जगह से किनारा ही करना बेहतर होता है, लेकिन जब बच्चे होते हैं तब शायद ये चीज़ों पर इतना गौर नहीं किया जाता। अब ये किस्सा है यूपी के एक गांव का। वहाँ पर एक सरकारी स्कूल होता था, स्पेसिफिकली गर्ल्स का स्कूल होता था, लेकिन उस स्कूल की एक खासियत थी कि उस स्कूल में ना ग्राउंड बड़ी होती थी। तो लड़कों की वही इस चीज़ को नज़र होती थी कि जब स्कूल से छुट्टी हो तो हम यहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे। होता क्या था कि बस स्कूल से छुट्टी होती है क्रिकेट खेलते, लेकिन उस स्कूल के बारे में एक चीज़ मशहूर थी कि वहाँ पर कुछ चक्कर है, पैरानॉर्मल, ये हॉन्टेड है, ये भूतिया है। लेकिन किसी को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं था। उसका कारण यह है कि तकरीबन रात होने से पहले पहले सब कुछ सारे खेल खूल के आ जाते थे। अब होता क्या है कि ऐसे ही एक बार ये दो भाइयों के बेसिकली है, ये दोनों भाई थे संजय और संचित। ये कहते हैं कि जो संचित है भाई, संजय कहता है कि मेरा छोटा भाई है, मेरे से तकरीबन 4 साल छोटा है और उसकी उम्र 6 साल है, इनकी उम्र 10 साल है। वो भी हमारे साथ वैसे खेलता था, बॉल पकड़ा देनी ऐसे इस तरीके का। होता क्या कि कहते हैं कि एक बार हम खेल रहे थे और खेलते खेलते मैच थोड़ा सा लंबा पड़ गया,
तो हमें पता ही नहीं लगा। मतलब वो मैच ऐसा था कि बीच बीच में लड़ाई होने लग पड़ती, फिर होता शाम हुई, शाम से रात होने को हुई और हमें दिमाग से निकल गया कि स्कूल से निकलना है। अब कहता है कि मैं उस स्कूल के ना एक कमरे के पास खड़ा था और वो कमरा अचानक से अंदर से हिलने लगा। सबसे अजीब बात ये थी कि उसके बाहर ताला लगा हुआ था। मैं ये चीज़ देख के डर गया कि भाई कोई अंदर तो हो नहीं सकता, और अंदर से बड़े गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। कहते जैसे ही मैंने कहा, ऊंची सी आवाज़ मारी, भागो यहाँ से, तो कहते क्या हुआ? कहते ये देखो आवाज़ सुनाई दे रही है। सबने वो आवाज़ सुनी। अब सभी ना क्या हुआ कि उस जगह से आगे, सामने दीवार थी, बाउंड्री से आगे, वहां से सबको छलांग लगा के जाना था। और जिस तरीके से आवाजें आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार दरवाजे को तोड़कर निकल जाएगा बाहर। अब सारे ना भागने लग पड़े, सारे भागने लग पड़े। कुछ समय के लिए कहते भी मैं ये चीज भूल चुका था कि मेरा भाई भी है। अब वो छोटा था, 6 साल। अब वो बेचारा भागने की कोशिश कर रहा था। हम ना सब दीवार पर बस ऐसे सारे चढ़ रहे थे, मैं सबसे आखिर में दीवार पर चढ़ा। और मैं एकदम, इससे पहले मैं रिलीफ लेता कि चढ़ गया, अचानक मेरा भाई कहाँ पे है? वो देख रहा था कि जो ग्राउंड है उसके अंदर जो बेचारा रो रहा है, और वो दरवाजा बिल्कुल दूर से भी मुझे नजर आ रहा था कि कोई खटखटा रहा है। कहते मैं जल्दी से दीवार से नीचे उतरा, अपने भाई को उठाया। उठाते उठाते मैं भागना शुरू किया और मैंने उसको उठाकर दीवार पर चढ़ाया। तब तक बाकी सारे भाग चुके थे। कहते जब मेरा भाई मतलब दीवार पर चढ़ा ना, और वो ऊंची कह रहा भैया जल्दी चढ़ो, वो आ रही है, वो आ रही है। कहते मैं इतना डर चुका था कि मैं पीछे नहीं देख पा रहा था, और मैंने कहा जल्दी से तू छलांग मार। कहते नहीं नहीं, मैं अब बिना आपके नहीं मारूंगा, बिना आपके छलांग नहीं मारूंगा। कहते मैंने भी दीवार को हाथ पाया और ऐसे लगा मुझे नीचे किसी ने पकड़ा है। और मेरा भाई ऊंची ऊंची चीखें मारने लग पड़ा, उसने पकड़ लिया आपको, भैया जल्दी से छोड़ो, जल्दी से छोड़ो। कहता तब मैं डर तो गया था लेकिन रो नहीं रहा था, मेरा भाई रोए जा रहा था। और बड़ी मुश्किल से मैंने दीवार फांदी, और जब मैंने देखा मेरे यहाँ पर नाखूनों के निशान थे। अब ये कहते हैं कि सिर्फ मेरा भाई है जिसने उसका हुलिया देखा था। जब हम भाग भाग के घर पहुंचे, मेरा भाई डर के मारे कांपे जा रहा था। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी और तकरीबन वो 15 दिन हॉस्पिटल में रहा। हालांकि उसने मुझे पकड़ा था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि शक्ल मेरे भाई ने देखी थी। और उसके बाद फिर जब वो ठीक हुआ, उसके मतलब घर वालों ने तो हमारी क्लास तो लगाई, सब बच्चों की भी बहुत पिटाई भी हुई कि भाई तुम्हें कहा तो है कि शाम से पहले। और उसके बाद हमारा खेलना तो बंद हो चुका था। फिर मुझे भाई ने बताया कि जो भी मैंने उसको देखा ना, उसका मुझे चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, बस धुआं, काले रंग का धुआं निकल रहा था उससे। और उसकी आंखें बिल्कुल पीले रंग की आंखें थी। और जो उसने आपको पकड़ा भी था ना, वो भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई मांस हो या कुछ हो, बस ऐसे धुएं से पकड़ा हुआ था, धुआं ने जकड़ा हो आपको। तो अब तो ये बड़े हो चुके हैं, और भाई भी इनका मतलब छोटा भाई भी अच्छी अच्छी है। लेकिन जब भी कहते हैं कि इस वाक्य के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो भाई हमारा तो हाल बुरा हो जाता है आज भी, खास तौर पे मेरे भाई का, क्योंकि उसने साक्षात उस पिशाचिनी को देखा था। और कभी पता नहीं लग सका कि उस स्कूल का सीन क्या था, क्या हुआ था। आज भी कहते हैं कि स्कूल है, रेनोवेट भी हो चुका है, लेकिन शाम होने के बाद वहां पर कोई भी आसपास जाता नहीं है। तो ये एक छोटा सा किस्सा था, मुझे कहा था भाई प्लीज़ बता देना इसके बारे में। काफ़ी समय से था, तो सॉरी फॉर डिले। और भी कई किस्से हैं जो बताने वाले हैं, और जल्दी ही मैं उन पर भी आऊँगा। बस अब मतलब किस्से, अब लाइन जो है वो खुलनी शुरू हो चुकी है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी किस्सा पसंद आया होगा। अब हम चलते हैं आज के कमेंट्स की तरफ। पहले ऐसे करते हैं, पहले शाउट आउट कर लेते हैं, उसके बाद कमेंट ऑफ द डे भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले स्पेशल मेंशन करते हैं मीत शर्मा जी का। मीत शर्मा जी ने सेकंड सुपर चैट भेजी है, जो कि तकरीबन 5 पाउंड की है। सो काफ़ी होती है एक हमारे जैसे क्रिएटर के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका जो उपयोग है वो इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने के लिए किया जाएगा मीत शर्मा जी। इसके अलावा अच्छा, एक ना, इससे पहले मैं दूसरे कमेंट्स पर भी डिस्कस करना शुरू करूँ, मुझे ना कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई थोड़ी सी और लंबी स्टोरीज बनाओ। अरे जान लोगे क्या भाई, 50 मिनट की स्टोरीज बन रही है, इससे बड़ी क्या बना सकता हूँ भाई। थोड़ा सा और टाइम दो, करेंगे। अभी जैसे 25 मिनट से 20 मिनट से मैंने शुरू की थी, धीरे धीरे आदत पड़ी है ना, थोड़ा सा और। अभी 50 मिनट का, 40 से 50 मिनट का दायरा रहने दो भाई। ये भी मैं कहना चाहता था। मैं बड़ी दिन से सोच रहा था कि भाई मुझे इतने आ रहे हैं, दोबारा से एक बार इसके बारे में किया जाए बात। सो एक और शाउट आउट है, ये है अरुण चौधरी जी का। ये कह रहे हैं हेलो सर, हमारा नाम भी लीजिए, आप पॉडकास्ट में मिर्च मसाला नहीं डालते हैं इसलिए मुझे अच्छा लगता है।
बड़ा चढ़ा के जो नहीं बताते हैं, जितना बोला है उतने ही बताते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर, आप मेरे काम की प्रशंसा करते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है कि क्योंकि सीरियसली मतलब मुझे मिर्च मसाला खुद पसंद नहीं है, तो फिर मैं वो परोस कैसे सकता हूँ। और जो भी अप्रिशिएट करते हैं मुझे इस चीज़ के लिए, थैंक यू सो मच अरुण जी। और मानसून टूंसी कह रहे हैं कि रोशनी जैसी लड़की हो जाए तो पॉडकास्ट देख रही हो मेरी लाइफ में भी आ जाए। मानसून भाई जी, मेहनत करनी पड़ती है अच्छे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रहने देने के लिए। तो आ जाएगी, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। देन इसके बाद वर्चुअल वाई फैक्ट्स कह रहे हैं, राम राम सुनील भाई। आप हनी चौधरी भाई, मैंने आपका वैसे नाम लिया था एक दो बार पहले, चलो कोई बात नहीं। तो आपने कहा कि आपकी कुछ स्टोरीज को मिस कर दिया, आप शायद फ़ोन चोरी हो गया था, तो भाई सॉरी फॉर योर फोन लॉस। तो उम्मीद करता हूँ कि कभी मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला तो कोई और फ़ोन तो नेचुरली बात आपने ले ही लिया है। लेकिन ध्यान रखिए कीजिए भाई, आजकल तो वैसे काफ़ी ऑप्शंस आ चुके हैं जिससे फ़ोन मिल जाता है, तो फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपने कहा था कि आपका मैं नाम मेंशन जरूर कर दूं, तो फिर से आपका नाम मेंशन कर दिया मैंने। अच्छा, तो कमेंट ऑफ द डे एक विपुल भाई हैं। विपुल भाई, देखो, आप ना उन व्यूअर्स में से एक हैं जो जिन पर मैं थोड़ी सी नाराजगी भी जाहिर कर सकता हूँ, है ना। जो अपने मतलब उन लोगों में से, तो आप ना बार बार एक कमेंट कर रहे हैं और मैंने आपको ऑलरेडी उसका रिस्पॉन्स भी कर दिया है। मुझे लगा शायद आप आपको समझ नहीं लगा होगा, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ बड़े भाई के तौर पर, ठीक है। पहले आपको कमेंट पढ़ लेता हूँ कि सुनील भाई ले आओ तांत्रिक लेखक वाली स्टोरी, बोला था आपने वीक में ले आऊँगा, नवंबर के यहाँ सेकंड भी ख़त्म हो गया और आप बताओ, अपनी बताओ, अ, आप अपने वर्ड्स पर कायम नहीं रह पाते हो। विपुल भाई, मैंने आपको तभी मेंशन कर दिया था कमेंट में कि भाई बात ऐसी है कि मैं कुछ अपने पर्सनल कमिटमेंट्स में से उलझा हुआ हूँ। मेरा ट्रैवल इतना हो रहा है और मेरे हेल्थ इश्यूज मतलब सर्वाइकल की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं अभी नया कुछ नहीं कर पा रहा, है ना। और उस स्टोरी को दोबारा से मतलब करने के लिए दो स्टोरीज की मिलाकर एक तीसरा उसका कंक्लूजन निकलता है। मुझे उसकी बड़े मेहनत करनी पड़ेगी और मैं अभी उस तरीके से ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। मैंने बड़े छोटे शब्दों में आपको कहा था कि कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स है जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन अब उसके बावजूद भी मैसेज किए जाते हैं और अब अभी लिखने लग पड़े हैं पे आप अपनी जुबान पर कायम नहीं रहते, ऐसे नहीं रहते। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए। शायद अब आप अब समझ पा रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट वीक में कहा था और अब मैं कर नहीं रहा, फिर मैं अब दूसरे वीक में कह दूंगा, इसलिए मैंने कहना छोड़ दिया। क्योंकि भाई जब होगा तभी होगा, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो भाई मैं आपको पर्सनल, मुझे आप डीएम कर देना, मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा आप क्या सुनना चाहते हो। लेकिन ऐसा मत करो यार। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ मतलब इश्यूज हैं जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा, तो उसको प्लीज समझिए ना। और ये मैं हक से बात कर रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं समझना कि मैं गुस्से में आपको बोल रहा हूँ कर रहा हूँ। तो प्लीज एटलीस्ट इसके बारे में मुझे प्लीज कमेंट मत कीजिएगा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। कहते हैं तो भाई मैं हाथ जोड़ के भी विनती कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का और प्लीज मेरी भी मजबूरी समझिए। एक अकेला इंसान हूँ जो चीज़ों को बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पा रहा हूँ, और उसके बावजूद अगर मैंने कह दिया कि ठीक है ये फर्स्ट वीकेंड में आएगी, सेकंड वीकेंड में आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया। आई एम उसकी चीज़ को मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल चीज़ें उस दिशा में नहीं जा रही। और ये आज का जो पॉडकास्ट है, ये आज का जो एपिसोड है, अभी जो टाइम है ये देखो 9:10 हो गए हैं, 11 बजे तक मैंने पब्लिश करना है। तो आप समझ पा रहे हो कि कितनी मुश्किल से मैं अपने उस रूटीन को फॉलो कर पा रहा हूँ, कि भाई जिसमें मैं मतलब 9:15 9:30 तक फिर 1 घंटा लगा के उसको एडिट भी करूँगा, फिर उसके बाद अपलोड भी करूँगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा यार समझा कीजिए, बच्चों जैसी हरकतें मत कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। सो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का आपको मेरा एनर्जी लेवल भी समझ में आ गया होगा कि कितना डाउन है और किस तरीके से मैंने स्टोरी भी नहीं की। मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन चलो आप बख्श देंगे कुछ हद तक। सो आज भी तकरीबन सारे दिन मैंने बेड रेस्ट ही की है, जितना मेरा मतलब आप गर्दन भी देख रहे हो ना कैसे बिल्कुल सीधी नहीं हो पा रही, इतना स्ट्रेच हुआ हुआ है इस पॉइंट पर, जो सीधा दिमाग में दर्द जा रही है। तो प्लीज़ समझिए यार इस बात को। और मुझे अच्छा नहीं लगता मैं अपने बारे में बताऊँ कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन मजबूरी में बताना पड़ता है क्योंकि आप फिर ऐसे जिद करते हो। सो प्लीज़ समझिए। कमेंट ऑफ द डे इसलिए मैंने रखा कि आपके जो
हाँ, कंसर्न जेन्युइन हो सकता है, लेकिन मैंने भी अपने आप को जेन्युइन बताया कि भाई मेरी एक समस्या है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिए। सो आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं एपिसोड। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।